डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर 11 जो कि 11th स्टैंडर्ड में की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने किए हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 5 के बाद मैं सीधा इसी चैप्टर को कंप्लीट करूँगी क्योंकि मैंने चैप्टर 5 और इसमें एक कनेक्टिविटी देखी है, तो इसीलिए मैंने इनको अपनी 11th स्टैंडर्ड की जो आपके इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर चूज़ नहीं किए हैं, बल्कि अगर किसी भी चैप्टर से थोड़ी भी कनेक्टिविटी मुझे लगती है तो मैं उस चैप्टर के साथ उस चैप्टर को मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से ज़्यादा कनेक्टिविटी या इस चैप्टर में आपने ऐसा क्या सीखा है जिसको बेस बना के मैं कोई और चैप्टर उसके साथ कनेक्ट कर सकूँ, तो मैं वो चैप्टर लूँगी। तो अभी मैं चैप्टर 5 के बाद सीधा शुरू करूँगी चैप्टर 11। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली दो कंट्रीज़ हैं, एक चाइना, एक जापान, जिसको कवर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी जो इन कंट्रीज़ ने फेस की हैं। और ये टेरिटरी वाइज अगर एक कंट्री बहुत बड़ी है और दूसरी बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई आपकी टेरिटरी के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि परेशानियों का सामना करेंगे और जिसकी टेरिटरी बड़ी है उसको कोई तंग भी नहीं कर सकता, कोई यूरोपियन पावर आके उसको तंग नहीं करेगी या वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक कंपैरिजन किया है। ये दो कंट्रीज़ हैं, चाइना और जापान। चाइना की टेरिटरी बहुत ज़्यादा है, जापान को अगर आप कंपेयर करो तो बहुत ज़रा सा है। ये ऐसा ही है जैसे कि ब्रिटेन की जो टेरिटरी है वो बहुत कम थी और इंडिया की जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और फिर भी ब्रिटेन जो थे ब्रिटिश के जो बरतानिया, जिसे हम बरतानिया हुकूमत के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉपर एक कॉलोनियल एम्पायर, ये टर्म जो कॉलोनी आती है, कॉलोनी का मैं मतलब अभी समझाऊंगी आपको, ये प्रॉपर एक कॉलोनियल एम्पायर इंडिया में अपना बनाया था। तो ब्रिटेन का के लिए तो बिल्कुल ये कहा जाता है कि जो हमारा एक अनपार्टीशन्ड बंगाल था उसका 1/3 एरिया था ब्रिटेन, और तब भी ब्रिटेन पूरे इंडिया पे राज करके गया। उसी तरह से जापान बहुत छोटी आइलैंड कंट्री थी और चाइना बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी जापान इकलौता हमारी हिस्ट्री में ऐसी कंट्री है जो कि जिसे किसी भी वेस्टर्न पावर ने, किसी भी यूरोपियन देश ने अपनी कॉलोनी जो वो बना नहीं सका, जबकि बाकी पूरे एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ को यूरोप के यूरोप के जो नेशंस थे वो वहाँ से आए, उन्होंने अफ्रीका और एशियाई देशों को में अपना निवेश किया, उसे अपने वश में किया, उसके ऊपर राज किया और वहाँ के जो रिसोर्सेज थे, वहाँ के जो कह लीजिए जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और जो लोग थे उनके ऊपर राज किया और उनको एक्सप्लॉइट किया। हिंदुस्तान में क्या हुआ हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसी तरीके से बाकी एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी हो रहा था। चाइना भी इससे अछूता नहीं रहा, चाइना को भी ये सब करना पड़ा। चाइना के साथ ये सब करने में काफ़ी वक्त लगा क्योंकि इसकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जापान वक्त पे मौका देख के इंडिया में क्या हो रहा था जापान को पता था, और आगे पीछे देख के जापान मौके पे संभल गया और उसने अपने ऊपर किसी भी यूरोपीय देश को राज नहीं करने दिया। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत थी, ये सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट थी कि ये एशिया का इकलौता ऐसा देश बना। और आज भी हम ये देखते हैं, हिस्ट्री में आज भी हम पढ़ते हैं कि ये जापान और रशिया का जब युद्ध हुआ तो रशिया जो कंट्री है इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद जापान से ये हार गई थी। ये जो चीज़ थी कि जो मतलब रशिया और जापान के युद्ध में, कि जो जापान से जब ये रशिया हार गई थी और हिंदुस्तान में तब जैसे ब्रिटिशर्स आके हुकूमत कर रहे थे, हिंदुस्तानियों को परेशान कर रहे थे, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे ही मतलब आप कह लीजिए हमारे ही घर से हमारा ही सामान उठा के ब्रिटेन भेजा जा रहा था और हमारे अपने लोग भूखे मर रहे थे। तो
उस टाइम पे जब हिंदुस्तानियों ने ये देखा था, जब हम इंडियन हिस्ट्री करेंगे तो हम ये ज़रूर पढ़ेंगे कि जब इंडियंस को उस वक़्त हिंदुस्तानियों ने जब ये देखा कि इतनी बड़ी कंट्री को इतनी छोटी कंट्री हरा सकती है, तो उनका मनोबल काफ़ी बड़ा भी था। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट वॉर था अ, इस जापान का रशिया के साथ, जिसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे देखने को भी मिलता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जिनका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जिनको हम हिस्ट्री में काफ़ी हैरत से पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दूंगी चाइना और जापान की, कि क्या इनकी सिचुएशन थी पॉलिटिकली, ये कहाँ स्टैंड करते थे, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि चाइना तो एक्सप्लॉइट हुआ पर जापान उभर के एक वर्ल्ड पावर बना। ठीक है, तो अब मैं सब पहले शुरू करती हूँ चाइना से। चाइना और जापान का जो पीरियड हम लोगों ने चूज़ किया है वो है 19th सेंचुरी। रफली हम लोग 19th सेंचुरी से इनकी कहानी शुरू करेंगे, इन दोनों कंट्रीज़ की। तो चाइना जो 19th सेंचुरी में था, उस टाइम पे यहाँ पे क्विंग डिनेस्टी, या आप कह लीजिए मानचू जो वर्ड है, जो मानचू हम लोग कहते हैं कि भाई मानचूज थे यहाँ पे चाइना में, मानचूज रूल कर रहे थे। मानचूज वर्ड आया था मंचूरिया से। जो क्विंग डिनेस्टी रूल कर रही थी, जो लास्ट फॉर्मल डिनेस्टी बनी चाइना में रूल करने वाली, ये जो डिनेस्टी थी, इसके लोग जो थे वो मंचूरिया से आए हुए थे। और अगर आपको ध्यान हो तो चैप्टर 5 में जब मैंने कहा था कनेक्टिविटी की बात की थी, तो चैप्टर 5 में जब हम लोग चिन डिनेस्टी पढ़ रहे थे, जब चिंगेज़ खान ने चिन डिनेस्टी के लोगों को, मतलब जब इनका चिंगेज़ खान का, मंगोलियंस का चाइना के ऊपर काफ़ी अटैक हुआ, काफ़ी सालों तक रहता रहा, मतलब लड़ाई एक तरीके से, जब तक पूरा चाइना उनके कब्जे में नहीं आ गया तो काफ़ी साल तक जैसे स्ट्रगल चलता रहा। हम उस दौरान पढ़ते हैं कि चिन डिनेस्टी नॉर्दर्न चाइना में, नॉर्थ में, उत्तर भाग में रूल कर रही थी। ये वही चिन डिनेस्टी है जो तब मैंने आपको बताया था। ये चिन डिनेस्टी, इसके लोग मंचूरिया से आए थे, और कई साल बाद इसी चिन डिनेस्टी, यही मंचूरिया है जहाँ से लोग फिर से आएंगे चाइना पे रूल करने के लिए, और उसका नाम होगा क्विंग डिनेस्टी, जो कि आपकी लास्ट ऑफिशियल डिनेस्टी बनेगी जिसने चाइना पे रूल किया था, एक लास्ट आपका एम्पायर। ठीक है, तो अब होता क्या था, जब 19th सेंचुरी में जो चाइना था, चाइना का एक अलग ही माइंडसेट था। चाइना के जो लोग थे, जो चाइना के रूलर्स थे, वो जब रूल करते थे तो वो ये सोच उन्होंने एक ना कॉन्सेप्ट बना रखा था अपने रूल का, कि जो एम्परर है वो तो भगवान का, ऊपर वाले का, मतलब एक तरह से बेटा है। ऊपर भगवान ने, जैसे एम्परर तो वो हो गया जिसको भगवान ने चुना है चाइना में रूल करने के लिए। ठीक है, उसको तो मतलब ऊपर से भगवान का आदेश मिला है कि भाई तुम जाओ और मेरे बिहाफ पे चाइना को रूल करो। एक इस तरीके की सोच थी, सोच को मतलब बढ़ावा दिया जाता था चाइना में, ताकि लोग जो है एम्परर को बड़ा ऊंचा दर्जा दें। ठीक है, और जो चाइना की अपनी वहाँ पे उस वक्त थिंकिंग थी, आप एक चीज़ पढ़ोगे, जैसे मैंने अपने 5th पॉइंट में लिखा है, एक टर्म यूज़ की है, सेलेस्टियल एम्पायर। तो चाइना उस वक्त क्या करता था, चाइना में एक कॉन्सेप्ट बड़ा बना हुआ था कि भाई जो हम चाइनीज़ लोग हैं, हम तो बड़ी ऊंची चीज़ है, हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हमें सब, हमारा कल्चर बड़ा अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारा एम्पायर है, जो हमारा ये जो कंट्री है, ये एकदम बहुत, मतलब ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी जो आउटसाइडर्स हैं या जो फॉरेनर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, जैसे आप यूरोपियन नेशंस कह लो या चाइना के आगे पीछे के छोटे छोटे नेशंस कह लो, जो कि चाइना के, मतलब चाइना को अपना सर्वे सर्वा मानते थे कि भाई चाइना तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी ट्रिब्यूटरी स्टेट्स कह लो, वो जो, मतलब चाइना ने एक कंसेप्ट बना रखा था कि हम तो बहुत ऊंची चीज़ है, और हमारे बाहर जो भी लोग हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूएसए हो, ये सब बारबेरियंस हैं, सब बेकार के लोग हैं, इनके साथ तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, ये तो अनसिविलाइज्ड लोग हैं। उनका कंसेप्ट ये था कि भाई हमसे किसी को ज़रूरत हो, चाइनीज़ प्रोडक्ट की किसी को ज़रूरत है, तो वो ख़रीदा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना को किसी की ज़रूरत है, या मतलब चाइना में रहने वाले लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम लोग उस चीज़ को इम्पोर्ट करें। तो मतलब यूएस से सामान चाइना नहीं खरीदेगा, ब्रिटेन से सामान चाइना नहीं खरीदेगा, बल्कि चाइना से सामान ब्रिटेन या यूएसए खरीदेगा। और चाइना को ये लोग पे करते थे, ये रूल था उस टाइम पे,
कि चाइना को अगर आपने पे करना है तो बुलियन एक वर्ड है, शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में अगर ये चैप्टर पढ़ा हो और आपको ध्यान हो, एक वर्ड आता है बुलियन। बुलियन मतलब आपको चाइना को अगर पे करना है, अगर आपने चाइना से सपोज टी खरीदी, चाय की पत्ती आपने खरीदी, ठीक है, तो आपको उसको पे करना होगा गोल्ड या सिल्वर में। चाइना आपसे कुछ उसकी एवज में कुछ नहीं लेगा, क्योंकि चाइना में ये कंसेप्ट है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमसे किसी को चाहिए तो वो ले जाए। तो चाइना उस टाइम पे बड़ा ही आइसोलेटेड सा कंट्री था, जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि यूरोप में क्या हो रहा है, इंडिया किसी का एम्पायर बना है, या अ, जो ब्रिटेन और यूएस, इस तरह ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इस ये जो नेशंस हैं ये एशिया में जाके एशिया के नेशंस को, या अफ्रीका में जाके अफ्रीका के नेशंस को अपना अ, अपना मतलब अपनी कॉलोनीज बना रही है। ठीक है, अब कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो आपसे कमज़ोर कंट्री है पॉलिटिकली, जो आपसे कमज़ोर है, या एक आप कह लीजिए मिलिटरीली जो बहुत कमज़ोर है, या साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस नेशन नहीं है। आप ये क्योंकि यूरोप में एडवांस, तो ये साइंटिफिकली ये बहुत पहले एडवांस हो गए थे। ठीक है, तो जो कंट्रीज़ इतने एडवांस नहीं है वहाँ जाके ये लोग क्या करते थे, उनको वहाँ जाके अपने इन्वेस्टमेंट्स करते थे, और वहाँ पे अपनी मिलिट्री को भेज के या मिलिट्री ले जाके बहुत आसानी से वहाँ के एरियाज़ को कंट्रोल कर लेते थे। ठीक है, जैसे इंडिया में आए तो इंडिया में छोटी-छोटी, जैसे उस टाइम पे बहुत ही वीक पॉलिटिकल सिस्टम था हमारा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किंग्स नहीं थे जब इंडिया एक्सप्लॉइट होना शुरू हुआ। तो क्योंकि हमारे जो रूलर्स थे वो बहुत वीक थे, तो ब्रिटिशर्स आके हमारी एरियाज़ को, हमारी कंट्री को धीरे-धीरे करके एक्सप्लॉइट करते चले गए और अपने कंट्रोल में लेते चले गए, मिलिटरीली वहाँ पे कंट्रोल जमाते चले गए। तो धीरे-धीरे ये पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में आया। तो इसी तरीके से बाकी एरियाज़ में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी वो कर रहे थे, एशिया के कंट्रीज़ में कर रहे थे। तो इस चीज़ से चाइना को कोई मतलब नहीं था। जापान बिल्कुल अवेयर था इन चीज़ों से, बट चाइना बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। अब मतलब अवेयर होके भी आप कह लीजिए कि उसको इस बात से कोई मतलब ही नहीं था। बल्कि उनका एक सिस्टम था, द ट्रिब्यूटरी सिस्टम ऑफ द क्विंग एम्पायर, मतलब कि जितने भी नेशंस हैं वो जो हैं चाइना को ट्रिब्यूट देंगे, और चाइना को के जो एम्पायर है उसको मतलब अपना बहुत, उसको मतलब बड़ी इज्जत देंगे एक तरीके से कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको मतलब ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे ना चाइना का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था यूरोपियन नेशंस के लिए, और जितने भी चेंजेस आ रहे थे उनसे वो बड़ा इग्नोरेंट रहा। मतलब उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि भाई ब्रिटेन है, होगा ब्रिटेन, मेरा क्या, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ये मुझे रिकॉग्नाइज करे, बाकी सब जो मर्जी करता है। वो सोच ही नहीं पाए उसके रूलर्स कि कल को ये हमें भी इस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन के ट्रेडर्स, ब्रिटेन से ट्रेडर्स उठ के आए, भाई मर्चेंट्स एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में आई है, अगर एज अ ट्रेडिंग कंपनी ये चाइना में आती है, तो हम इनके साथ अगर सख्ती से भी पेश आते हैं तो ये हमसे काफ़ी एडवांस्ड है, तो हमें तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेड तो बंद आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि चाइना बड़ा आइसोलेटेड था और उसने उसके साथ दो तरफा ट्रेड तो बड़ा मुश्किल ही होता, बल्कि था ही नहीं। तो चाइना इस चीज़ को के हिसाब से के को लेके काफ़ी इग्नोरेंट हुआ। उसके बाद चाइना की सेल्फ डिपिक्शन मैंने बताया, सेलेस्टियल एम्पायर बहुत बड़ी चीज़ अपने आप को मानता था। फिर डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्रिटिश, क्यों, क्योंकि ये इसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था चाइनीज़ एम्परर का, जो उस टाइम पे कि भाई हमें तो हम सब बहुत बड़ी चीज़ है, हमें रिकॉग्नाइज़ करो, हम किसी को नहीं रिकॉग्नाइज़ करते। तो ब्रिटिशर्स के साथ धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे की जो वीडियोस मेरी आएंगी उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने ओपियम वॉर और ट्रीटीज़ और ये सब डिस्कस किया है। अभी मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रही हूँ आपको कि चाइना में ऐसे था। तो इतने डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आए कि धीरे धीरे करते करते चाइना के ऊपर भाई ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा ऐसी बात है, हम कुछ भी नहीं है, तो ब्रिटिशर्स क्या और अमेरिकन्स क्या, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ अपने लिए मार्केट देखने के लिए बाहर निकली हुई थी, बेसिकली कि उनके यहाँ कंट्री में हो रही थी प्रोडक्शन, तो उसको बेचने के लिए उनको मार्केट्स चाहिए थी। तो चाइना उनको बहुत बड़ी मार्केट लगती थी, तो चाइना का ये एटीट्यूड था। तो इसीलिए सारे ये जो यूरोपियन नेशंस थे, फिर उन्होंने मतलब धीरे धीरे करके चाइना के ऊपर चाइना को मतलब वीक इतना कर दिया, बाद में जाके जो हम पढ़ेंगे, इतना वीक कर दिया कि पहले जो चाइना अपनी शर्तों पे इन लोगों के साथ ट्रेड करता था, बाद में उसको यूरोपियन नेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ा।
पहले उसने एक पोर्ट खोल रखा था, उसके बाद उसकी मजबूरी हो गई, वो हरा दिया गया इन यूरोपियन नेशंस के द्वारा। तो उसको काफ़ी सारे पोर्ट्स खोलने पड़े, और उन जो जो उसने इनके साथ एग्रीमेंट किए या जो भी इनके साथ ट्रीटीज साइन की, ब्रिटेन के साथ, यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, जापान तक के साथ, इवन जापान ने भी चाइना के ऊपर कंट्रोल जमाया। जापान ने भी चाइना की टेरिटरीज को अपने कब्जे में लिया। तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ जो बाद में इसके एग्रीमेंट हुए, बिल्कुल उल्टे हुए। पहले चाइना के हिसाब से चलता था, उसके बाद चाइना की हार के बाद इन कंट्रीज़ के हिसाब से चलने लगा। तो ये हम इसकी बहुत डिटेल, हम ओपियम वॉर सबसे ज़्यादा जो है हमारे, हम करेंगे डिटेल में आने वाली वीडियोस में। अब जल्दी ही हम लोग बहुत जल्दी हम लोग ज़रा एक बार जापान को डिस्कस कर लेते हैं कि जापान की क्या बैकग्राउंड रही और जापान ने ऐसा क्या फेस किया कि हम आज इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जापान की इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि देखो, जापान है तो कुछ भी नहीं, एक छोटी सी कंट्री था। देखने में आप देखो तो बहुत छोटी सी कंट्री, जिसके 4 मेन आइलैंड हैं, हॉन्शू, क्योशू, शिकोगु और होक्काइडो। ठीक है, छोटी सी कंट्री, काफ़ी सारी, बेसिकली अगर आप मैप में देखो बहुत सारी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनमें 4 मेन तो मैंने आपको बता दिए। इनका बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पैक्ट इन पे था चाइना का। चाइना से इन्होंने अपनी रिटन स्क्रिप्ट, हालांकि हमें लगता है इनकी जो लिखी हुई देखें तो चाइनीज़ और जापानीज़ जो है, हमें लगता है अच्छा, रफली अगर आप एज अ लेमैन देखो तो लगता है एक है, लेकिन नहीं, लैंग्वेज इनकी बहुत डिफरेंट है। हालांकि स्क्रिप्ट इन्होंने चाइना से बोरो की है। चाइना और जापान में काफ़ी कंट्रास्ट है। 19th सेंचुरी का अगर आप जापान देखो तो एक बहुत ही बैकवर्ड था, कुछ भी नहीं। मतलब जापान भी चाइना की तरह वेस्टर्न पावर्स को लेके या यूरोपियन नेशंस के लिए बिल्कुल एक क्लोज था। चाइना के पास तो फिर भी एक क्या कहते हैं, आप कह लो एक, चाइना को फिर भी अपने मतलब टेरिटरी के साइज़ का बेनिफिट था, बट जापान को तो वो भी नहीं था। तो जापान को बड़ी फोर्सफुल तरीके से क्या करना पड़ा था। यूएस से शुरू हुआ था। यूएस ने अपने मतलब की कि भाई जापान, भाई हमारे, हमने तो तुम्हारे साथ ट्रेड करना है, हमारी मर्जी है। तो जापान की कंडीशंस पे नहीं, अपनी कंडीशंस पे उन्होंने ट्रेड किया जापान में। तो जापान के लोग और जापान के रूलर्स तब थोड़ा अलर्ट हो गए। वो अवेयर थे कि इंडिया में क्या हो रहा है, वो अवेयर थे कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो अवेयर थे कि बाकी यूरोपियन पावर्स क्या कर रहे हैं। तो वो थोड़े अलर्ट हो गए। शुरू में उन्होंने क्या किया, भैया हम इनसे पंगा तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप देखो मिलिटरीली देखो तो भाई जापानीज ये बात एक्सेप्ट करते थे कि भैया अभी तो हम बड़े वीक हैं, हम इनके साथ ना ब्लाइंडली अगर हम इनको रेसिस्ट करेंगे, अगर अपने आप को हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, हम तो बुरे पिटेंगे। तो अभी तो इनकी कंडीशंस पे ट्रेड की जो ट्रीटीज़ वगैरह एग्रीमेंट्स है वो साइन कर लो। लेकिन बाद में जापान ने अपने अंदर इतनी डेवलपमेंट्स की, इतने ज़्यादा चेंजेस लेकर आए कि बाद में मैंने आपको अभी बताया वो चाइना की टेरिटरीज को भी कंट्रोल कर गया, और जापान ऐसा बना कि उसको कोई बाहर की कंट्री कंट्रोल नहीं कर पाई। वो बहुत अच्छे से अवेयर थे, और ये उनकी सबसे अच्छी बात थी। बहुत सी अनइक्वल ट्रीटीज शुरू में जापान ने साइन की, लेकिन उनकी जो एक अर्ज थी कि भाई हमें वेस्ट से लर्न करना है। यूरोप में क्या हो रहा है, उसने क्या किया, अपने जो लोग थे, अपने जो काबिल लोग थे, जापान ने क्या किया, अपने जो टैलेंटेड एजुकेटेड फोक थे, सबसे पहले तो एजुकेशन सब जगह प्रोवाइड कर दी। पॉलिसीज ऐसी बना दी गवर्नमेंट ने कि इस एजुकेशन तो सबको मिले। फिर उसके बाद जो टैलेंटेड यूथ था उसको यूरोप भेजा, अलग अलग एरियाज, अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए, कि वहाँ से एजुकेट होकर ये सारे के सारे लोग वापस आएँ और जापान में आके अपनी कंट्री को सर्व करें। इन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई कि स्कॉलरशिप्स दी अपने बच्चों को, कि हाँ मतलब स्कॉलरशिप दी, सब दिया, लेकिन पॉलिसीज़ ऐसी बनाई कि जापानीज़ लोग, स्टूडेंट्स जो थे, वो बाहर जाते थे कंट्री से, पढ़ लिख के आते थे और अपनी कंट्री में वापस आके अपनी उसी नॉलेज को, अपने उसी टैलेंट को अपनी ही कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते थे। जापान बहुत जल्दी मॉडर्नाइज हुआ, बहुत जल्दी उसने अपनी मिलिट्री को एडवांस स्टेज पे लेकर आया, और ऐसा बना कि किसी यूरोपियन नेशन ने, शुरू में तो अपने कंडीशंस पे कर लिया, पर उसके बाद किसी यूरोपियन नेशन की हिम्मत नहीं हुई कि जापान को कंट्रोल कर सके। और जापान के साथ मिलके उन्होंने जो भी वेंचर्स किए वो ठीक है, और जापान ने अपने आप को बचाया था। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं थोड़ा भी और एक्सप्लेन करूँगी। तो अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे जापानीज़
और चाइनीज़ हिस्टोरियंस की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ, और जापान कंट्री को हम सबसे पहले जापान को डिस्कस करेंगे। मेजी रेस्टोरेशन, शोगुन सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो जापान में था, दाइमोस एक्सेट्रा, ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी और अगली वीडियो में, और मैं बहुत जल्द उसे लेके आऊँगी। तो इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आखिर तक बने रहें। तो अभी के लिए मैं इस डिस्कशन को यहीं पे रखती हूँ। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल में एक पैरेलल सीरीज़ शुरू की है वीडियो की। मैंने इंट्रोडक्शन में ये पहले ही मेंशन किया था कि जितने भी हिमाचल की गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, वो मेरी एक पैरेलल सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो उसमें अभी पहला ही वीडियो आया है जिसमें मैंने एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ही बताई है हिमाचल प्रदेश की। तो और इसमें ये जो सीरीज़ हमारी चलेगी, इसमें चलेगा 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स, डिस्कशन जो होगी क्लास में, जितनी भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि स्कूल लेवल पे, और अगर आप कोई गवर्नमेंट का पीजीटी जैसे टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको कोई परेशानी ना आए। लेकिन रिटन मटेरियल जब मुझे लगेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए रिटन मटेरियल होना चाहिए, तभी मैं उसका पीडीएफ, वो भी उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए अपलोड करूँगी। नहीं तो स्कूल लेवल पे बस ये एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी है जो मैं आपको